जी दोस्तों, राजभाषा हिंदी की क्लास में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। मैं आपका साथी डॉक्टर मेराज। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राजभाषा हिंदी की जो यात्रा है 1950 के दशक की। उसमें हमारे खेर आयोग का जो गठन 1955 में हुआ था, उसके बारे में उसके की पॉइंट्स को डिटेल से देखेंगे, जिनसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इसी के साथ हम संसदीय समिति जिसका गठन 1957 में हुआ था, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। फिर उन पहलू को, उनकी पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे जिनसे प्रश्न आपके रेलवे के एग्ज़ाम में, यूपीएससी के एग्ज़ाम में, इसी के साथ यूजीसी का जो नेट जेआरएफ का पेपर होता है उसमें पूछे जाते हैं। इससे पहली क्लास जो हम लोगों की थी वो पहली क्लास थी, उसमें हमने राजभाषा हिंदी के संवैधानिक प्रावधान यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में दिए गए थे, उनके बारे में डिटेल से हमने देखा, जिसमें आर्टिकल यानी अनुच्छेद 120, 210 और इसी के साथ आर्टिकल 343 से 351 तक जो टोटल 9 आर्टिकल हैं, उसमें राजभाषा हिंदी के बारे में क्या बातें की गई हैं, हर एक पॉइंट को हमने डिटेल से डिस्कस किया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है उसको ज़रूर देख लें, ठीक है। अब उसके बाद जब हमारा संविधान बन गया, उसमें आर्टिकल के बारे में भी डिस्कस कर लिया। उसी में ये बात कही गई थी कि एक आयोग बनाया जाएगा जो कि खेर आयोग के नाम से जाना जाता है। 1955 में उसका गठन हुआ था। इसी के साथ संसदीय समिति की जो बात हुई थी, आर्टिकल 343 ही में ये बात कही गई थी, एक समिति बनेगी, वो जो कि उसका गठन 1957 में हुआ था। उन्होंने क्या सिफारिशें की थी, किन किन सिफारिशों को माना गया था, ठीक है। फिर इसमें कितने सदस्य थे, सारे पॉइंट को डिटेल से देखते हैं, आखिर तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट जो आपका सवालात जिससे बनते हैं, जिससे आपके प्रश्न यानी क्वेश्चन बनते हैं, वो है कि जो 1955 में आयोग गठन किया गया था उसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसको खेर आयोग के नाम से जाना जाता है। किसके? खेर आयोग। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें कौन से पॉइंट को हमें देखना है? अनुच्छेद 344(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा 7 जून 1955 को श्री बाल गंगाधर खेर आयोग का गठन किया गया, क्योंकि आर्टिकल 343 में ये बात कही गई थी कि एक आयोग बनाया जाएगा, ठीक है। एक आयोग गठन किया जाएगा 5 साल के बाद। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। उसके बाद 7 जून 1955 को आर्टिकल 343(1) के तहत श्री बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में, यानी उसके अध्यक्ष कौन थे? श्री बाल गंगाधर खेर, एक आयोग का गठन किया गया। इससे सवालात कितने बनते हैं कि आयोग का गठन कब किया गया? उसका जवाब ये बनेगा 7 जून 1955 को। 7 जून 1955 को जो खेर आयोग का गठन किया गया था, उसको अनुच्छेद यानी आर्टिकल, किस आर्टिकल के तहत, किस आर्टिकल के अंतर्गत इसका गठन हुआ था? तो आएगा 344। अगर 344 लिखा रहेगा तो उस पर आप टिक कीजिएगा, या 344 और 1 फर्स्ट अगर लिखा रहेगा तो ये आप
आपका ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, कभी कभी बहुत बारीकी से भी सवालात पूछे जाते हैं। तीसरा सवाल ये बनेगा कि जो आयोग 1955 में गठन किया गया था, जिस आयोग का, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो श्री बाल गंगाधर खेर। ठीक है। दूसरा और सवाल क्या बन सकता है कि 31 जुलाई 1956 को जब ये आयोग गठन किया गया, 7 जून 1955 को, तो इसने एक साल के बाद 31 जुलाई 1956 को अपना प्रतिवेदन यानी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया यानी पेश किया। सवालात पूछा जा सकता है कि उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? 31 जुलाई 1956 को, यानी एक साल के बाद। पूछा जा सकता है कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत की? एक चीज को याद रखिएगा, राजभाषा से संबंधित कोई भी मुद्दा होगा, कोई भी चीज, उसकी अनुमति लेना, उसको पेश करना, प्रस्तुत करना, उसमें सबसे पहला नाम राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट का आता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के सामने राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत किया 31 जुलाई 1956 को। ठीक है, चलिए अब उसके बाद संसदीय समिति का गठन किया गया 1957 में। पहला सवाल ये बनेगा कि संसदीय समिति का गठन कब किया गया? उसका उत्तर होगा 1957 में। अब इससे कुछ और की पॉइंट हैं, कुछ ऐसे अहम बिंदु हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं, उनको हम लोग देखते हैं कि सितंबर 1957 में पूछा जा सकता है कि गठन कब हुआ, तो क्या सितंबर 1957 में संसदीय समिति का गठन किया गया। दूसरा सवाल पूछा जा सकता है कि इस गठन में यानी संसदीय समिति के कितने सदस्य थे? इसके टोटल 30 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 30 सदस्य। और इससे पहले वाला जो था, जो खेर आयोग, उसमें 21 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? ये बात रह गई थी। कितने थे? 21। बहुत कम ही पूछा जाता है कितने सदस्य थे, लेकिन संसदीय समिति के जो सदस्य थे वो 30। क्योंकि जब संसदीय समिति यानी पार्लियामेंट्री कमेटी जब बनेगी तो उसके जो सदस्य होंगे वो सांसद होंगे यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे। तो आपको पता है संसद के 3 अंग हैं, उसमें से एक लोकसभा, क्या है? एक है आपका लोकसभा और एक है राज्यसभा। ठीक है। और नंबर 3 जो है प्रेसिडेंट। तीनों को मिलाकर के पार्लियामेंट कहते हैं। आपको पता है लोकसभा के सदस्य ज़्यादा होते हैं, इसलिए लोकसभा के 20 मेंबर इस समिति में शामिल हुए और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या उसकी तुलना में कम होती है, इसलिए राज्यसभा के 10 एमपी इसमें शामिल किए गए। टोटल कितने? 30। पूछा जा सकता है कि संसदीय समिति के गठन में कितने सदस्य थे? 30। इसमें से 20 सदस्य आपके लोकसभा के, जो लोकसभा के मेंबर हैं वो डायरेक्ट चुन के यानी प्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं, उनको आम जनता चुनती है। लेकिन जो राज्यसभा के होते हैं उनका चुनाव इनडायरेक्ट होता है, यानी उनको एमपी एमएलए चुनते हैं। ठीक है, एमएलए एमएलसी के लोग भी उनको चुनते हैं। चलिए आगे है, संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड 4 के उपबंधों के अनुसार क्या कहा गया? उस समय के अध्यक्ष गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर श्री गोविंद बल्लभ पंत थे।
पूछा जाएगा जो पहली संसदीय समिति का गठन किया गया जिसके 30 सदस्य थे, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष उस समय के जो होम मिनिस्टर जिनका नाम था श्री गोविंद बल्लभ पंत, वो उसके अध्यक्ष थे। आपको पता है राजभाषा जो विभाग बना है ये गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्टर के अंदर आता है, इसलिए जो उस दौर का होम मिनिस्टर होगा वही उसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, अब क्या है 8 फरवरी 1959 को यानी 57 में इसका गठन हुआ। 2 साल के बाद 1959 को राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन यानी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। पूछा जा सकता है पहली जो संसदीय समिति बनी थी 1957 में, इसने अपनी रिपोर्ट अपना प्रतिवेदन कब पेश किया? तो 8 फरवरी 1959 में, 1959 में। ठीक है, किसके सामने प्रस्तुत किया? राष्ट्रपति के सामने। इसी के प्रस्तुत करने के बाद 1960 में राष्ट्रपति ने कुछ आदेश जारी किए थे, उसको आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब जो पॉइंट जिससे प्रश्न आपके बन सकते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे चलते हैं। देखिए, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि वीडियो अपलोड होती रहेगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, इससे पढ़ाने वाला का मोटिवेशन बढ़ता है, हौसला अफजाई होती है। और इसी के साथ कमेंट करके आप बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। आपके साथी जो भी चाहे रेलवे के एम्प्लॉय हो, क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में रेलवे में भी 10 नंबर के सवालात आपके राजभाषा से संबंधित आते हैं जो कि कंपलसरी होते हैं। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो फोकट के आपको 10 नंबर मिल सकते हैं। इसी के साथ टेलीग्राम चैनल है निज़ाम अकेडमी 22 करके, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, उस पर क्लिक करके आप उसका भी हिस्सा बन जाएं, उससे भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए, मोबाइल पे वीडियो देख रहे हैं तो उसको लैंडस्केप मोड में ऐसे लिटाकर जब आप देखेंगे तो आपको स्लाइड बिल्कुल क्लियर दिखेगी। ठीक है, साइड में सब्सक्रिप्शन का बटन होगा, उसको क्लिक करके आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ बेल आइकन को भी दबा के रखेंगे, जैसे कोई वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पे पहुंच जाएगा। चलिए, अब देखेंगे संसदीय समिति की मुख्य बातें, की पॉइंट। उन्होंने जो रिपोर्ट प्रतिवेदन पेश किया था उसके अहम बिंदु कौन से थे जिनसे सवालात आपके पूछे जाते हैं। देखिए, उन्होंने उस रिपोर्ट में इस बात को माना था कि विभिन्न प्रादेशिक भाषाएं, क्योंकि आपको पता है कि जो राज्यों का जो स्टेट का गठन हुआ था भाषा के आधार पे हुआ था। ठीक है, तो विभिन्न प्रादेशिक भाषाएं राज्यों में शिक्षा और सरकारी कामकाज के माध्यम के रूप में तेजी से अंग्रेजी का स्थान ले रही हैं। उन्होंने रिपोर्ट में कहा था कि जब अंग्रेज चले गए हिंदुस्तान से, हमारा संविधान लागू हो गया, क्योंकि इसलिए उनकी कुछ छाप हिंदुस्तान में रह गई थी, क्योंकि लोग अंग्रेज़ी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट में तकरीबन 1959 में ये बात मानी कि जो अलग अलग राज्य हैं, आपको पता है राज्यों का गठन भाषाई के आधार पे हुआ था, यानी जैसे तमिलनाडु, ठीक है, उसका गठन क्योंकि वहाँ के लोग तमिल बोलते थे, महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते थे, और केरल के लोग मलयालम बोलते थे, और इसी के साथ आपके कर्नाटक के कन्नड़ बोलते थे, और आंध्र प्रदेश के लोग जो कि आपके तेलुगु बोलते थे। तो उन्होंने इन सब का अध्ययन करके बताया कि अंग्रेज़ी की जगह रिप्लेस कौन हो रही है, उनकी क्षेत्रीय भाषाएं। इस बात को इन्होंने कोट किया था। ठीक है, जो भी पॉइंट आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल हूबहू जो कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पेश किया गया था,
प्राइमरी सोर्सेस आपके सामने पेश किए जा रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। अतः उन्होंने आगे क्या कहा, अतः व्यवहारिक दृष्टि से यह बात आवश्यक हो गई है कि संघ के प्रयोजनों के लिए, यानी पर्पस ऑफ यूनियन, यानी यूनियन के जो उद्देश्य हैं, उनके जो लक्ष्य हैं, उनके जो टारगेट हैं, उनके लिए कोई एक भारतीय भाषा काम में लाई जाए। इन्हों यानी इनडायरेक्ट, यानी अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने हिंदी की तरफ इशारा किया कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए, क्योंकि लोग इंग्लिश को छोड़ रहे हैं, अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को उसकी जगह पे ला रहे हैं, तो बाद में एक विडंबना की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए कोई एक भारतीय भाषा को लाया जाना चाहिए। संसदीय समिति ने इस बात को माना था। आगे क्या कहा था, आगे इन्होंने कहा किंतु यह आवश्यक नहीं है कि यह परिवर्तन किसी नियत तारीख को ही हो। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट, जैसे मैं रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ 1959 में, आप 1960 में एक अध्यादेश ला करके या एक कानून पारित करके ये कह दे कि अब सबको आज से हिंदी ही में सारा काम करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये परिवर्तन, ये चेंजिंग धीरे धीरे लाना चाहिए ताकि लोग उससे फैमिलियर हो सके, ठीक है, उसको अपने अंदर आत्मसात कर सके। नहीं तो लोग भड़क जाएंगे, विद्रोह की भावना हिंदुस्तान में उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। यह परिवर्तन धीरे धीरे, कोई गड़बड़ी ना हो और कम से कम असुविधा हो, इन तीनों बातों को ध्यान में रख के ही एक नई भाषा को राजभाषा बनाना चाहिए। इसकी तरफ इन्होंने इशारा किया था, ठीक है। और उन्होंने इस रिपोर्ट में ये बात मानी थी कि 1965 तक, यानी 19 जब उन्होंने पेश किया है उसके 6 साल तक उन्होंने कहा था 1965 तक अंग्रेजी मुख्य राजभाषा, यानी राजभाषा, कामकाज की भाषा अंग्रेजी ही बनी रहे और हिंदी क्या होगी, को ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या बनेगी, को ऑफिशियल, यानी हिंदी क्या होगी, को ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। कब तक, 1965 तक। 1965 तक इन्होंने ये बात कही थी। हालांकि आगे ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 जब आया तो वहाँ बातें पलट दी गई। क्या कहा गया कि हिंदी आपकी राजभाषा बन गई है और इंग्लिश आपकी को ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी सह राजभाषा का दर्जा, यानी सहयोगी राजभाषा का दर्जा इंग्लिश को दिया गया है, ठीक है। ये तो उन्होंने कहा था, क्योंकि शुरू में यह बात कही गई थी 1965 तक हिंदी, 1965 तक ये रहेगा कि इंग्लिश का यूज़ होता रहेगा, लेकिन 1965 के बाद धीरे धीरे हम इंग्लिश को समाप्त करके जाएंगे और हिंदी को पूरी तरह से राजभाषा बना लेंगे। हालांकि 1963 ओला एक्ट, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आकर के हिंदी को राजभाषा बना दिया गया और आपके इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी सह राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो यहाँ हम उनकी सिफारिश पढ़ रहे हैं। उन्होंने क्या कहा था, 1965 तक अंग्रेजी ऑफिशियल लैंग्वेज बनी रहे और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनी रहे। आगे और क्या कहा, संघ के प्रयोजनों में, यानी यूनियन के पर्पस में, ठीक है, में से किसी के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर कोई रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। अभी ये नहीं कहना चाहिए कि अंग्रेजी को समाप्त कर दिया जाए, हिंदी ही का उपयोग किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे विद्रोह की भावना भड़क सकती है। आगे अनुच्छेद 343 के खंड 3, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, 343 के
खंड 3 के अनुसार इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिए कि 1965 के उपरांत यानी 1965 के बाद भी 1965 के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग इन प्रयोजनों के लिए, अंग्रेजी का प्रयोग 1965 के बाद भी किन प्रयोजनों के लिए यानी किन लक्ष्यों के लिए, किन उद्देश्य के लिए, जिन्हें संसद यानी पार्लियामेंट विधि द्वारा यानी एक कानून ला करके उल्लिखित कर दे, ठीक है, तब तक होता रहे। उन्होंने कहा है कि अगर संविधान कोई कानून ला करके हिंदी के उपयोग पर, हिंदी के इस्तेमाल पर बैन लगा दे कि रिस्ट्रिक्ट कर दे कि हिंदी क्या नाम है इंग्लिश के ऊपर अगर बैन नहीं लगाता तो 1965 के बाद भी सरकारी प्रयोजनों के लिए, जो सरकारी कामकाज हैं उनके लिए अंग्रेजी का उपयोग, उसका इस्तेमाल होता रहे। ये संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को अंकित किया था, ठीक है। तो जिन्हें अगर उससे पहले संसद कोई कानून ला करके उसको हटा देता तो उसकी बात ही अलग है, उल्लिखित करे तब तक होता रहे जब तक वैसा करना आवश्यक ना हो। जब तक ऐसा करना आवश्यक ना हो कि अंग्रेजी को ख़त्म करके हिंदी को लाया जाए, तो 1965 के बाद भी इंग्लिश का उपयोग किया जाता रहे, ठीक है, समझ में आ गया। और क्या कहा आगे उन्होंने कहा है अनुच्छेद 351 का, क्योंकि अनुच्छेद 351 में कहा गया था राजभाषा के विकास के लिए अलग अलग भाषाओं से नए नए शब्द को अंगीकार करके हम हिंदी को एनरिच बनाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था उसमें अपनी सिफारिश में, अनुच्छेद 351 का ये बंद की हिंदी का विकास ऐसे किया जाए कि वो भारत की सामाजिक संस्कृति के यानी जो पूरे इंडिया में जो फैली हुई जो कल्चर है, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग कल्चर फॉलो किया जाता है, अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, कि सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, कि हिंदी का विकास उसका डेवलप इस तरह से किया जाए कि हिंदुस्तान में जितनी हर स्टेट की जो अलग अलग संस्कृति है उनको छेड़े बगैर उनका वो भी फले फूले, उसके साथ उनके तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम भी राजभाषा हिंदी बन सके, इसका भी ध्यान देना चाहिए। इस बात के लिए पूरा प्रोत्साहन किया जाए यानी मोटिवेट किया जाए कि सरल सुबोध शब्द काम में लाए जाएं, यानी बहुत ज़्यादा यानी कठिन शब्द, यानी जो भी लेटर, जो भी चीज़, जो भी दस्तावेज तैयार किया जाए उसका जो टारगेट वर्ग है, किनके लिए तैयार किया जा रहा है, अगर वो आम जनता के लिए तैयार किया जा रहा है तो इस बात को दिमाग में रखना चाहिए कि जो भी भाषा का उपयोग किया जाए, जो भी भाषा का प्रयोग किया जाए, वो भाषा आपकी सरल होनी चाहिए, सुबोध गम्य होनी चाहिए, यानी आम जनता उसको समझ सके, नहीं कि आप संस्कृत के बहुत अप्रचलित शब्द को ला करके उसमें आप इस्तेमाल उनका प्रयोग करते हैं तो आम जनता के समझ में नहीं आएगी, लोग हिंदी से भागेंगे, ठीक है। और रिपोर्ट में क्या कहा गया, रिपोर्ट की प्रतियां, जब रिपोर्ट पेश की गई उसकी प्रतियां संसद के दोनों सदनों के पटल पर 1959 के अप्रैल माह में रख दी गई थी, ठीक है। अप्रैल माह में ये प्रतियां यानी जब बजट सेशन चल ही रहा था उसमें ये प्रतियां रख दी गई थी, ठीक है। रिपोर्ट पर विचार विमर्श लोकसभा में 2 सितंबर से 4 सितंबर 1959 तक लोकसभा में विचार विमर्श हुआ। जो भी उन्होंने सिफारिश है, जो भी रिपोर्ट में जो बातें कही थी उन पर विचार विमर्श
सितंबर के महीने यानी सितंबर जो आपका मानसून सेशन चलता है पार्लियामेंट का, उसे मानसून सत्र में 2 सितंबर से 4 सितंबर तक उसमें विचार विमर्श किया गया। और फिर राज्यसभा में जब वहाँ से फिर वो बिल जो भी वो रिपोर्ट जब राज्यसभा के पटल पर रखी गई, वहाँ 8 और 9 सितंबर 2 दिन तक उस पर विचार विमर्श किया गया। पूछा जा सकता है कि संसद के पटल पर कब रखी गई? अप्रैल 1959 को रखा गया। फिर जब मानसून सेशन यानी सितंबर में 2 दिन यानी 2-4 सितंबर को लोकसभा में विचार विमर्श किया गया, और फिर राज्यसभा में फिर उस रिपोर्ट को जब पेश किया गया तो उस पर 8-9 सितंबर को उस पर विचार विमर्श किया गया। लोकसभा में, क्योंकि अक्सर लोकसभा में प्रधानमंत्री ने 4 सितंबर 1959 को, आपको पता है 2 से 4 सितंबर आखिरी दिन था विचार विमर्श का। जब लोगों ने विचार विमर्श किया तो उस समय के तत्काल प्रधानमंत्री यानी आपके प्राइम मिनिस्टर ने एक भाषण इस रिपोर्ट पे दिया था। ठीक है, राज्यसभा के प्रश्न पर यानी आगे राजभाषा के प्रश्न पर, यानी राजभाषा मतलब राजभाषा हिंदी के प्रश्न पर सरकार का जो दृष्टिकोण है, सरकार का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसे उन्होंने अपने इस भाषण में मोटे तौर पर व्यक्त कर दिया था। यानी जो अपना भाषण 4 सितंबर, पूछा जा सकता है कि इस रिपोर्ट पर किसने भाषण दिया, तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री ने दिया था। कब दिया था? 4 सितंबर 1959 को। उसमें उन्होंने राजभाषा हिंदी के प्रश्न पर सरकार का जो दृष्टिकोण यानी पॉइंट ऑफ व्यू है, उनको मोटे तौर पर उसमें व्यक्त किया था यानी पेश किया था। आगे क्या है? अनुच्छेद 344 के खंड 6 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 344 के खंड 6 याद रखिएगा ये आर्टिकल, राष्ट्रपति ने समिति के रिपोर्ट पर विचार किया। समिति ने जो रिपोर्ट पेश किया था उसको जो विचार किया था किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 344 के खंड 6 के अंतर्गत इस पर जो उन्होंने अपना विचार किया था। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर समिति द्वारा जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, ठीक है, समिति द्वारा अभिव्यक्त राय को ध्यान में रखकर, यानी राष्ट्रपति ने उन सब चीज़ों को अपने ध्यान में रख करके इसके बाद 27 अप्रैल 1960 को कुछ आदेश जारी किए थे। ठीक है, 27 अप्रैल पूछा जा सकता है कि उस पर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ने समिति की रिपोर्ट पर विचार किया। 343 के खंड 6, उसमें राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर समिति द्वारा अभिव्यक्त राय को ध्यान में रख करके फिर 27 अप्रैल पूछा जा सकता है राष्ट्रपति का आदेश कब जारी हुआ। 27 अप्रैल 1960 को कुछ आदेश जारी किए। आदेश क्या जारी किए, इससे संबंधित अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में जो भी की पॉइंट को हमने डिस्कस किया है, जिस पे चर्चा किया है, उसको अपने नोटबुक में लिख करके रखिए, वीडियो को रिपीट करके देखिए, और कोई अगर आपको सुझाव है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। दोस्तों को भी शेयर करें, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, आपको वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए सभी दोस्तों को नमस्कार। अब अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी।